आज की डेट में इंडिया के अंदर कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, एफडी, आरडी, इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, उसके बाद म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला जो मेन काम आपको करना होता है वो एक बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो कई तरीके के लोग बनाते हैं, लेकिन आज का जो सवाल है वो अपूर्वा मंडल जी की तरफ से है। इन्होंने कहा था कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की एग्रेसिव पोर्टफोलियो को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों के बीच में फैली हुई है, उसके ऊपर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये कन्फ्यूज़न, ये गलतफहमी लोगों की दूर होनी चाहिए, क्योंकि इस गलतफहमी की वजह से एक नहीं बल्कि हज़ारों इन्वेस्टर्स आज के डेट में पछता रहे हैं, जिन्होंने इस बात पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले गौर नहीं किया था। उसके बाद क्या होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, इसका मतलब क्या होता है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो कहते किसको हैं, इन सारे डिटेल्स में हम बात करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हर हाल में ये वीडियो देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह की कोई भी बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं। डिटेल्स में आपसे बात करूँगा मैं वहाँ पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात हम ये बात करते हैं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते कौन हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर्स, इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसकी पोर्टफोलियो में जो फंड रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लिए गए होंगे, मतलब ऐसे ऐसे फंड्स होंगे जो काफ़ी रिस्की फंड्स होंगे। वोलेटिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, मार्केट के थोड़ी बहुत गिरावट में भी उनकी पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा झटका नज़र आएगा। लेकिन जब मार्केट का थोड़ा बहुत भी उछाल आएगा तो वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नज़र आने वाले हैं। मतलब दोनों चीज़ें 50-50 रहता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था ना, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के एग्रेसिव पोर्टफोलियो के नाम पर जो बहुत बड़ी गलतफहमी है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, इसको बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सारे के सारे स्मॉल कैप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। मतलब आप अगर 5 लाख रुपये निवेश करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो 5 लाख रुपये को आप 10 फंड कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, 8 फंड ले लीजिए, 7 फंड ले लीजिए, टोटल स्मॉल कैप ले लीजिए। ये हो गया एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का एग्रेसिव पोर्टफोलियो। लोग इसको समझते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसका ये मतलब, एग्रेसिव पोर्टफोलियो का ये मतलब नहीं होता है कि सारे के सारे स्मॉल कैप ले लीजिए या फिर सारे के सारे आप मिड कैप ले लीजिए, इसका ये मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर कोई बंदा अगर ऐसा कर लेता है और वो कहे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर रखा हुआ हूँ, ये सरासर गलत है। किसी एंगल से ये चीज़ ठीक ठाक नहीं है। दूसरी बात, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर दो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन से क्या लेना देना है, डाइवर्सिफिकेशन को हमको इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी जो फंड्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल स्टॉक होते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिफाइड होते हैं ऑलरेडी फंड। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसे लोग जो इस तरीके से सोचते हैं उनको मैं कहूँगा, सर एक बात हमें बताइए, फिर म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन की बात ही क्यों की जाती है। मत कीजिए। जब हटा दीजिए, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अगर डाइवर्सिफाइड होता है तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रही, इसका मतलब तो हटा दीजिए ना। बहुत बड़े बड़े लोग और अच्छे खासे दिग्गज जो मार्केट में बैठे हुए हैं और अपने आप को समझ रहे हैं और रियल में वो है भी दिग्गज, तो वो लोग जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, फिर ख़त्म कर दीजिए उन चीज़ों को। क्या ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में रट लगाने की, ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल सरासर गलत सोचते हैं, उनका सोचना गलत है। दूसरी बात, ओवरलैपिंग। देखिए, एक तो स्मॉल कैप में बहुत कम ओवरलैपिंग पाया जाता है। स्मॉल कैप में अगर 25-30% से ऊपर ओवरलैप है तो मुझे लगता है कि वो फंड को आपको लेना ही नहीं चाहिए। सीधी बात मैं कहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं 40-45 तक के भी ओवरलैप हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई
ओवरलैप होगा ज़्यादा कहाँ पर होगा, लार्ज कैप में हो सकता है, मिड कैप में हो सकता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टॉक है। लेकिन स्मॉल कैप में तो बहुत सारी कंपनीज है ना भाई, अगर यहाँ पर भी ओवरलैप हो तो क्या फ़ायदे इन्वेस्टमेंट करने की। अच्छा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनकी एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कहा था म्यूचुअल फंड में मतलब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, इसमें इसका कुछ मतलब नहीं होता है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ, अगर 40 ओवरलैपिंग कहते किसको है कि अगर 2 म्यूचुअल फंड आपने लिया या आपकी पोर्टफोलियो में कई सारे म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पर कई म्यूचुअल फंड जो एक ही कैटेगरी के हैं उनके होल्डिंग्स में, स्टॉक होल्डिंग्स में कई स्टॉक मतलब कॉमन होंगे, सेम होंगे। तो अब सेम जगह पे आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है नुकसान होगा। अगर सोच लीजिए आपके 40% पैसे, 1 लाख रुपये आपने निवेश किया, उसमें से 40,000 रुपये अगर सेम जगह पे इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि भाई इसका कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब फाइनली उनके कहने का मतलब ये था कि ओवरलैपिंग वगैरह के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, जबकि ये सरासर गलत है। अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जिस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए, बात ख़त्म है। अगर उसका कुछ मतलब ही नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ी 2 गलतफहमी है ओवरलैपिंग के बारे में, जो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में। और दूसरी बात जो ये कहते हैं डायरेक्टली पूरे स्मॉल कैप डाल दो, ये भी बहुत गलत है। ये मतलब समझ रहे हैं ना, 2 प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपको क्रिएट होना है। इन्वेस्टमेंट करने का ये तरीका नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये मजाक हो गया, समझ रहे हैं। तो अगर आपको मजाक करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल सोच समझकर पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। और एक बात और भी कहता हूँ, बहुत सारे लोगों की आप वीडियो देखते हैं, हमारी भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप पहले खुद रिसर्च कीजिए, उस पर जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि रियलिटी क्या है। सिर्फ आप टिप्स लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% आज न कल उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं, अब सवाल आता है कि आखिर पोर्टफोलियो होना कैसा चाहिए। तो देखिए, कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले ये मतलब होता है कि हम यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आते हैं, पैसे गंवाने के लिए नहीं आते हैं। तो पैसे बनाने के लिए हमें ये कोशिश करना चाहिए चालाकी के साथ कि हमारा पैसे भी बने, रिस्क भी मैनेज हो और पैसे भी बने। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत एक मरतबा रिस्क ले लिए बगैर मतलब का और हम कह दें कि ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है, तो आप 100% पैसे आप इक्विटी में डाल सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, 100% पैसे इक्विटी में डाल सकते हैं। अब इक्विटी का ये मतलब नहीं कि स्मॉल कैप, इक्विटी में बहुत सारी कैटेगरी आती है, जिसमें अगर फंड सिलेक्शन की बात की जाए कि किस तरह के फंड होने चाहिए, तो वहाँ पर आपके स्मॉल कैप भी होने चाहिए, आपके मिड कैप भी होने चाहिए, लार्ज कैप को आप कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सारे फंड्स भी होने चाहिए, एग्रेसिव हाइब्रिड वगैरह भी होने चाहिए। उसके बाद क्योंकि एग्रेसिव हाइब्रिड जो होते हैं वहाँ पर भी 65 से 80% पैसे तक जो है ना क्या कहते हैं कि इक्विटी में निवेश किए जाते हैं। तो इस तरह के फ़ंड भी आपको लेकर रखना चाहिए। बैलेंस फ़ंड को आप कुछ देर के लिए जो होते हैं, जैसे HDFC बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस करने वाले जो फंड होते हैं उसको आप कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लार्ज कैप को आप इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह के जो फंड्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। फंड सिलेक्शन का वही तरीका होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि सारी कैटेगरी के फंड होने चाहिए। किसी भी एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं और जिसे आप एग्रेसिव मान रहे हैं। मैंने जिस हिसाब से फंड सिलेक्शन बताया, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी पाए जा रहे हैं और दूसरी बात ओवरलैपिंग का भी मसला बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल ही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर बात आती है रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन वैलेटिलिटी की बात की जाए तो वहाँ पर ये पोर्टफोलियो आपको बहुत ज़्यादा टेंशलाइज्ड नहीं होने देगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आपको नहीं होने देगा। और कभी भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। और एक काम आपको बराबर करते रहना है, हर 4 महीना 6 महीना पे, हर 4 महीने 6 महीने पे आपको अपनी पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहना है। ये बहुत ज़रूरी है।
चाहे आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हों या नॉर्मल इन्वेस्टर्स हों, आपको 4 महीने 6 महीने पे अपनी पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर हफ्ते में आपको रिव्यू करना है या फिर हर रोज़ आपको देखते रहना है। अगर 1-2 हफ्ते में या 1 आध महीने में अगर कोई फ़ंड अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और आपने 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस फंड को आप चेंज कर दीजिए। भाई मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कोई फ़ंड स्मॉल कैप कैटेगरी के है या फिर जिस फंड में आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो लार्ज कैप ही कैटेगरी के क्यों ना हो, अगर वो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट आपको बनाकर नहीं दे रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि बस अब चेंज कर देना चाहिए, जबकि बैक में अगर आप जाएंगे तो कई ऐसे रिकॉर्ड मिल जाते हैं जहां पर 1 ईयर 2 ईयर्स में फंड्स के रिकॉर्ड अच्छे नहीं मिलते हैं, रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए होते हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में जब आप उनके रिटर्न्स को देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करने से भी नुकसान होता है और हमेशा आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी नहीं चाहिए। आपको 6 महीने तो मानकर चलिए कि इतना टाइम पीरियड लेकर चलना चाहिए। अब 6 महीने में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मतलब ये नहीं कि चेंज कर दीजिए, उसको आप वेट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर वेट करने के बाद भी उसका कंडीशन अगर सही नहीं होता है तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रखे हैं जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, वो रीज़न क्या है। अगर आप देखिए कुछ टेम्प्रोरी रीज़न है जो 1 आध महीने में, 1.5-6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने, साल भर में कंडीशन ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल आप उसके साथ बने रह सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परमानेंटली, ऐसा लग रहा है कि परमानेंटली नहीं, मतलब काफ़ी टाइम के लिए 2 साल 3 साल के लिए अगर ये फंड गलत परफॉर्म करने वाला है तो बिल्कुल आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो से हटा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और डायरेक्टली आप ये सोच रहे हैं कि भाई एक कैटेगरी के किसी फंड में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दो या टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दो, कहानी ख़त्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो इस गलती से जितना ज़्यादा हो सके बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे कई सारे इन्वेस्टर्स को मैं ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने इस चक्कर में अपने पैसे निवेश करे और वो अपने पैसे गंवा चुके हैं। आज के डेट में वो म्यूचुअल फंड को, इन्वेस्टमेंट को और इस नाम पर वो लानत ही भेजते हैं, इसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।